बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, एक 24 AM 18 मार्च 1990। शहर के शोरगुल वाले सेंट पैट्रिक डे के जश्न आखिरकार एक बरसाती सुबह की शांत घड़ियों में सिमट रहे हैं। इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम के साइड एंट्रेंस पर बोस्टन पुलिस की वर्दी पहने दो आदमी नाइट बेल के सामने खड़े हैं। वे इंटरकॉम में बोलते हैं, यह दावा करते हुए कि वे परिसर के अंदर किसी गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। मानक संचालन प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ड्यूटी पर तैनात अनुभवीहीन गार्ड सुरक्षा रिलीज सक्रिय करता है और उन्हें अंदर आने की अनुमति देता है। ये एक घातक निर्णयात्मक गलती है जिससे वैश्विक कला बाजार कभी उभर नहीं पाएगा। 11 मिनट के भीतर वर्दी का अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। वे अधिकारी दरअसल भेषधारी ठग हैं। नाइट वॉचमैन को झूठे बहाने से जल्दी उनकी सुरक्षा डेस्क से दूर ले जाया जाता है, उनके पैनिक बटन छीन लिए जाते हैं और उन्हें जबरन काबू कर लिया जाता है। अपराधी एक स्पष्ट कार्यप्रणाली के तहत काम करते हैं, एक विशिष्ट तरीका जिसे संग्रहालय को पूरी तरह से सार्वजनिक निगरानी से अलग थलग करने के लिए तैयार किया गया है। गार्ड्स को औद्योगिक डक्ट टेप में कसकर लपेटकर उन्हें बेसमेंट के घुप अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। चोर अब अनमोल विश्व धरोहर से भरे खजाने के घर में पूरी तरह अकेले रह गए हैं। इसके बाद जो हुआ वो थी 81 मिनट की बिना किसी जल्दबाजी के योजनाबद्ध तबाही। जहां आमतौर पर संग्रहालयों की चोरी कुछ ही मिनटों में कानून प्रवर्तन से बचने के लिए की जाती है, वहीं ये घुसपैठिए अंधेरी दीर्घाओं में एक अजीब बेपरवाह आत्मविश्वास के साथ घूमते। वे दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं, सीधे भव्य डच कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनका मुख्य निशाना बारोक नाटक की एक शानदार उपलब्धि है, रेम्ब्रांट वैन राइन की 1633 की उत्कृष्ट कृति क्राइस्ट इन द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली। ये डच मास्टर की एकमात्र ज्ञात समुद्री दृश्य चित्रकला के रूप में खड़ा है, जिसमें मानवता के नाजुक संघर्ष को प्रकृति के प्रचंड क्रोध के सामने दर्शाया गया है। पास ही उसी दीवार पर एक दूसरी रेम्ब्रांट की पेंटिंग टंगी है, ए लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक। अपने लक्ष्यों की अपार वित्तीय और सांस्कृतिक कीमत के बावजूद चोरों का व्यवहार इरादे का एक चौंकाने वाला विरोधाभास दिखाता है। उच्च स्तर के आपराधिक अधिकार और कच्चे अनपढ़ शौकियापन का मिश्रण। इसके बजाय वे एक आम यूटिलिटी चाकू का इस्तेमाल करते हुए अनमोल कैनवस को सीधे उनकी लकड़ी की स्ट्रेचर से काट के निकाल लेते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐतिहासिक हस्ताक्षरित तंतुओं को सीधा काट देते हैं, जिससे इन उत्कृष्ट कृतियों की भौतिक अखंडता हमेशा के लिए बदल और क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ ही पलों बाद चोर एक और भी अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से दुर्लभ वस्तु पर हाथ साफ करते हैं, जोहान्स वर्मीर की द कंसर्ट। वर्मीर का जीवन काल में बनाया गया कार्य असाधारण रूप से कम था। द कॉन्सर्ट डेल्फ्ट के इस मास्टर की केवल 34 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत बची हुई कृतियों में से एक है। इसे इसकी जगह से हटाकर चोरों ने लगभग पौराणिक महत्व की एक धरोहर पर दावा कर लिया। आज घरेलू संगीतात्मक सौहार्द का यह शांत दृश्य एक पीड़ादायक उपाधि धारण करता है। ये मानव इतिहास की सबसे मूल्यवान, अब तक ना बरामद की गई चोरी की गई वस्तु है, जिसकी कीमत $200 मिलियन से भी अधिक आंकी गई है। चोरों की चयन प्रक्रिया आज भी आधुनिक कला इतिहासकारों और अपराध विशेषज्ञों के लिए एक पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है। जहां वे राफेल, सैंड्रो बॉटिचेली और टिशियन की अनमोल कृतियों को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं वे कीमती मिनट एक नेपोलियन कालीन रेशमी ध्वजदंड के ऊपर से एक छोटी कांसे की चील की मूर्ति को खोलने में बर्बाद करते हैं। वे एडगर डेगा की कागज पर बनी 5 मामूली स्केच, रेम्ब्रांट की एक छोटी पोर्ट्रेट नक्काशी, एडवार्ड मायने की एक ऑयल पेंटिंग और 3000 साल पुराना एक चीनी कांसे पात्र लूट लेते हैं। कुल मिलाकर 13 अलग अलग वस्तुएं दीर्घाओं से चुरा ली जाती हैं। सुबह 8:15 बजे सुबह की सुरक्षा टीम एकदम बर्बाद हालात का दृश्य देखकर पहुंचती है। दोनों रात के चौकीदार गीले तहखाने में बंधे और कांपते हुए पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से सुरक्षित लेकिन गहरे सदमे में ऐतिहासिक कमरों में एक अभूतपूर्व अपराध स्थल पीछे छूट जाता है, जहां खाली सुनहरे फ्रेम संग्रहालय के सावधानी पूर्वक सजाए गए इंटीरियर में खुले घावों की तरह लटक रहे हैं। आधे अरब डॉलर की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हवा में गायब हो चुकी है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तुरंत ही अधिकार क्षेत्र अपने हाथ में ले लेता है और ये जांच जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के इतिहास की सबसे बड़ी संपत्ति अपराध जांच बन जाती है। जांचकर्ता तुरंत ही अपनी नजरें पैट्रियार्का अपराध परिवार पर टिकाते हैं। संघीय अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय कला जासूस अक्सर इन गायब हुई कलाकृतियों को परफेक्ट भगोड़े के रूप में वर्णित करते हैं। उन्हें कभी चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, वे कभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते, वे वैश्विक नेटवर्क पे कोई भी डिजिटल निशान नहीं छोड़ते। अंधेरे अटारियों के गुप्त कोनों में
भूमिगत तिजोरियों में या विदेशों में अपराधियों के गढ़ों में छुपे हुए अब वे पूरी तरह से गुमनामी में ही मौजूद हैं। वे कला बाजार के वैध व्यापार से पूरी तरह कटे हुए हैं, चुपचाप एक अनिश्चितता में प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 दशकों से भी अधिक समय से दुनिया भर से आने वाले पर्यटक बोस्टन आते हैं ताकि वे उन दीवारों को देख सकें जो अब अपनी अमूल्य धरोहरों से खाली हैं। ये खाली फ्रेम सार्वजनिक प्रदर्शन पर क्यों बने हुए हैं जो हर दिन प्रणालीगत सुरक्षा विफलता की याद दिलाते हैं? इसका उत्तर कठोर कानूनी सिद्धांत, कॉर्पस डेलिक्टी, अपराध का मुख्य प्रमाण और संग्रहालय की सनकी संस्थापक इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर की सख्त कानूनी रूप से बाध्य अंतिम वसीयत में छिपा है। 1924 में अपनी मृत्यु के बाद गार्डनर ने अपनी विशाल संपत्ति और संग्रह को एक सख्त अनुबंध के तहत जनता के लिए छोड़ दिया, जो एक बाध्यकारी कानूनी अनुबंध था। उन्होंने आदेश दिया था कि उनका संग्रह हमेशा उसी तरह सजा रहना चाहिए जैसा उन्होंने खुद उसे रखा था। अगर कोई भी कलाकृति स्थायी रूप से हटाई गई, बदली गई या उसकी जगह कुछ और रखा गया तो पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इन खाली फ्रेमों में कोई नई कला नहीं लगाई जा सकती। इन्हें मौन प्रहरी की तरह खड़ा रहना होगा, उस घर वापसी का इंतजार करते हुए जो शायद कभी न हो। आज $1 करोड़ का इनाम सक्रिय है, जो चोरी हुई संपत्ति की वापसी के लिए किसी निजी संस्था द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। 1990 में जिन्होंने महल की दीवारों को पार किया था, वे शायद कब्र में जाके न्याय से बच निकले हैं, फिर भी चुराई गई विरासत अब भी गायब है। जब तक वे कैनवस वापस नहीं मिल जाते, गार्डनर म्यूजियम के खाली फ्रेम मानव सुंदरता की असुरक्षा की एक डरावनी याद के रूप में खड़े रहेंगे।